हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BEVAE 181 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने 25 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे 26 से नेक्स्ट 50 तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ऊर्जा ग्राम रिफर्स टू। ठीक है, तो ऊर्जा ग्राम किसको रेफर करता है? तो विलेजेस विच प्रोड्यूस देयर ओन रिक्वायर्ड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्या होता है ऊर्जा ग्राम? क्या होता है ऊर्जा ग्राम का तात्पर्य क्या है? वे गांव जो अपने आवश्यक ऊर्जा संसाधनों का उत्पादन स्वयं करते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे गांव जिनमें सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार और गैर पारंपरिक वैकल्पिक प्रणाली संपादित, ये तो नहीं होगा। ऊर्जा संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आदर्श गांव की स्थापना की गई, नहीं होगा। देखिए ऊर्जा ग्राम के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये तो खैर बताने का चीज़ हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा। ये ऊर्जा संसाधनों से संबंधित नहीं है ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नाम सही है ऊर्जा ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का पैसेंजर पिजन्स। ठीक है, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? तो ये होता है हम लोग का यात्री कबूतर। ठीक है, चयन करके विनाश का दौरान। ये बाकी सब जो है जैसे कि ये सी गर्ल्स हो गया, चीता हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये हम लोग का सेलेक्टिव नहीं होता कि भाई आज चीता मार दे मेरे को या जा चीता मार दे उसको। लेकिन ये जो पैसेंजर्स पिजन्स है ना, ये हम लोग का सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का वजह हो सकता है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग। ठीक है, तो ये कमर्शियल हंटिंग का पार्ट कौन नहीं है? तो ये वाइल्ड एस जो है ये हम लोग का कमर्शियल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यावसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है? तो ये हम लोग का जंगली गधा। बाकी जो वेल, सांप, हिरन, ये सब हम लोग का इसका व्यवसाय किया जाता है। बस ये जो जंगली गधा है इसका कोई धंधा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनवेसिव स्पेसीज। ठीक है, सॉरी स्पेसीज, तो ये है हम लोग का स्वीट पी। ये जो हम लोग का एग्जाम्पल नहीं है इनवेसिव स्पेसीज का। अगर आप चाहो तो इसको सर्च भी करके देख सकते हो आपके बुक में। ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है जैसा मैं बताया हूँ। अगर आप पार्ट 1 देख के आए हो, जून 24 का देख के आए हो, तो ये चीज़ आपको पहले से पता है। उसका देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कन्वर्सन। तो ये हम लोग का है नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क जो है एग्जाम्पल है इन सिटू का। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हम लोग का स्वस्थानीय का है। ये प्राणी उद्यान, पालना, कैप्टिव प्रजनन, ये सब नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों का है रन ऑफ्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का कौन सा है? तो ये इसको देखिए हिंदी में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है? तो कृषि क्षेत्रों में अफवाह। ठीक है, बाकी ये जो चिमनी के माध्यम से अपशिष्टों का निर्वहन, ये तो भाई है ना स्रोत है ना, गैर बिंदु थोड़ी, ये तो स्रोत फैलाता है, मतलब प्रदूषण का ही करता है। उद्योगों से पाइप के माध्यम से निर्वहन, ये भी हम लोग का प्रदूषण करता है। ठीक है, उसके बाद एक संयुक्त क्षेत्र में विषाक्त पदार्थों को फेंकना, ये भी भाई हम लोग का प्रदूषण करता है। तो बस ये हो गया कृषि क्षेत्रों में से अफवाह, समझे? तो ये जो होता है हम लोगों का नहीं होता है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो ये होता है हम लोगों का सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हम लोग का पोल्यूटेंट का प्राइमरी है। बट ये जो सल्फरिक एसिड है ये नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो ये हो गया हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल। बाकी ये सब जो है ये हम लोग का प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, तो ये हो गया 13 नंबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इन इंडिया इज 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये तो आप याद करने वाली चीज़ें हैं कि हम लोग का RSPM का स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है? तो 60 होता है। उसके बाद देखिए कॉलीफॉर्म कैन बी डिटेक्टेड बाय कंडक्टिंग MPN टेस्ट। ठीक है, अगर आप चाहो तो MPN टेस्ट के बारे में यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए MPN टेस्ट के बारे में क्या है, तो कॉलीफॉर्मा इज प्रेजेंट इन ह्यूमन इंस्टिंक्टिव हार्मफुल बट इज। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कॉलीफॉर्म कैन बी डिटेक्टेड बाय कंडक्टिंग, तो MPN टेस्ट से हम लोगों का कॉलीफॉर्म के बारे में समझे पता चल जाता है। तो इस तरह से मैंने आंसर ढूंढा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कौन बोल रहा है कि कौन सा जो है कि वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड नहीं है?
ठीक है। तो ये जो है हम लोग का वेस्ट सेग्रेगेशन ये नहीं है। बाकी ये रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट कंसंट्रेशन, प्रोसेस मॉडिफिकेशन, ये सब हम लोग का वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड है, समझे। बस ये जो वेस्ट सेग्रीगेशन है ये नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ से देख सकते हो क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है। तो अपशिष्ट पृथक्करण जो है ये हम लोग का न्यूनीकरण का मेथड नहीं है, समझे। इसमें तो क्या हुआ, पृथक्करण मतलब कि सेपरेट कर देना, प्लास्टिक को एक तरफ, इसको इस तरफ, उस तरह से। बाकी ये सब जो है हम लोगों का, ये हम लोग को कम करने के लिए होता है, समझे। तो ये हो गया 35। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन सा है इसमें वेस्ट के लिए, मतलब कचरा के लिए, तो वो होगा डाइजेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है डाइजेशन। बाकी सब जो है ये हम लोग का बायोलॉजिकल नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का जैविक उपचार विधि है। ठीक है, तो ये हो गया पाचन। बाकी भस्म करना, भस्मी करना, ये सब जैविक नहीं है, दृढ़ीपन, विलयन, ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए, द बेस्ट वे टू डिस्पोज न्यूक्लियर वेस्ट इज, क्या होगा इसका, अंडरग्राउंड डिस्पोजल। ठीक है, तो बोल रहा है न्यूक्लियर वेस्ट के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है उसको डिस्पोज करने का, तो ये हम लोग का है अंडरग्राउंड डिस्पोजल। बाकी जो है जैसे कि देखिए, नाभिकीय अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है भूमिगत निपटान। भस्मीकरण करने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, समुद्र में फेंकने से भाई जीव जंतु को, पानी गंदा होगा, जीव जंतु जो है उसके अंदर, मछलियाँ, उनको दिक्कत होगी। लैंडफिल निस्तारण ये भी नहीं कर सकते, तो भूमिगत निपटान ही इसका सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया 37 नंबर। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये हम लोग का है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग का ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये जो है ये हम लोग का ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये हम लोगों का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। बाकी ये जो नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब हम लोग का क्लाइमेट चेंज ये है, समझे, इसमें से है, 8 मिशन में से है। बस ये जो रूरल हेल्थ मिशन है यही हम लोग का नहीं है। अब देखिए, अगर इसको पढ़ोगे तो ये सब जो देखिए, वाटर मिशन ये भी हम लोग का क्लाइमेट से रिलेटेड है ना। ये जो ग्रीन इंडिया भी क्लाइमेट से रिलेटेड है। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी ग्रीन से रिलेटेड है। बस ये रूरल हेल्थ मिशन ये तो भाई हम लोगों का गाँव का, शहर का, क्या बोलते हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है ना। तो ये तो दिखने में ही हम लोग को पता चल गया कि भाई ये डिफरेंट है, तो ये नहीं होगा, समझे। उसके बाद देखिए, ओजोन लेयर इन दी एटमोसफेयर इज जनरली फाउंड इन अपर लेयर ऑफ दी, क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये हो गया 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत सामान्यतः पाई जाती है समताप मंडल के ऊपरी परत में। ये चीज़ अगर आप बहुत पहले पढ़े होंगे, जब छोटे थे तभी पढ़े होंगे सारे ओजोन लेयर के बारे में। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है, ठीक है। उसका देखिए, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये तो याद करने वाला है कि कहाँ पाया जाता है ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच यहाँ स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वाज अग्रीड इन बाय नेशन इन 1987। ठीक है, तो ये तो याद करने वाला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस कब किया गया था, 1987 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू केमिकल एंड हेजर्डस वेस्ट। ठीक है, बाकी जो है देखिए यहाँ पे 43 नंबर, बेसल समझौता किससे संबंधित है, तो रसायन और खतरनाक अवशेष से संबंधित है। बाकी ये जैव विविधता, ओजोन परत का ह्रास, जलवायु निवर्तन, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, समझे। तो ये हो गया बेसल के बारे में। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस। तो इसका होगा हम लोग का ये साइजोफ्रेनिया, माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये होगा इसका। बाकी जो है जैसे इसको आप हिंदी में देख लेते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक प्रभाव के कारण नहीं होता है, तो सीजोफ्रेनिया जो है ये नहीं होता है। बाकी ये सब है, ये सब हम लोग का आनुवंशिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो यहाँ पे हम लोग को कैटेगरी दिया है और नेम ऑफ द हैजर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किससे क्या होता है, तो इसको देखें, इसका होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2, यानी कि
एटमॉस्फेरिक से हम लोग का होता है हीट वेव, ठीक है। उसके बाद इससे बायोलॉजिकल से होता है फॉरेस्ट। उसके बाद देखिए सी से होता है हम लोगों का लैंडस्लाइड जियोलॉजिकल से, और फिर हाइड्रोलॉजिकल से होता है सुखाव, ठीक है, ड्राउट। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने, अगर आप नॉर्मल भी सोचोगे तो एटमॉस्फेरिक, आपको पता है एटमॉस्फेयर मतलब जो ऊपर चल रहा है, तो एटमॉस्फेयर से क्या होगा, फॉरेस्ट फायर, नहीं भाई वो कैसे होगा, ड्राउट यानी सूखा नहीं, हीट वेव, हाँ हीट वेव ही होता है ना, मतलब एटमॉस्फेयर आप लोग का गर्मी का तापमान बढ़ गया, तो आपने इससे फाइंड कर लिया कि भाई ए का तो 3 होने वाला है, तो अब आप इसमें भी ऑप्शन ढूंढ सकते हो कि ए का 3 कौन सा है, ये आप एक ही से निकाल सकते हो कि हाँ भाई ऑप्शन 2 होगा, समझे। अगर आपको इसमें से एक भी दो ठो भी पता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरह से हो गया 45 नंबर। अब देखिए जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल मतलब देखिए हाइड्रोलॉजिकल आपको इससे पता चल गया है कि ये तो जल से रिलेटेड है, तो अगर जल से रिलेटेड है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, ड्राउट मतलब क्या होता है, सूखा, है ना। तो ये भी आपको पता चल गया। अच्छा डी का तो 2 होने वाला है, तो डी का 2 यही है, तो ऑप्शन 2 ही होगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो चीज़ों को। उसके बाद देखिए विच, अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ से तो और अच्छे से, वायुमंडलीय से क्या होगा, गर्मी का लहर, जैविक से, है ना, फिर जलीय से क्या होगा, सूखा, मिल गया मेरे को, ख़त्म बात, ये सब हो गया, ठीक है, ऑप्शन 2 आंसर, समझे। आप देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉल्स अंडर हाई सेस्मेसिक जोन्स इन इंडिया, तो ये होता है रन ऑफ कच्छ, ठीक है। इसको हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कच्छ के रन में सबसे ज़्यादा भूकंप होता है हम लोगों का, ठीक है। लेकिन ये कच्छ का रन से एक बहुत ही बुरी यादें जुड़ी हुई है ना, यहीं से ना जेठालाल पाकिस्तान चला जाता है बहुत दुख हुआ था। तो ये हो गया रन ऑफ कच्छ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय 2100, ठीक है, मतलब 2100 तक वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या होगा, तो इसका है 11.2 बिलियन तक, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग का 2024 चल रहा है, तो यानी कि 2100 आते आते वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो जाएगा 11.2 बिलियन, समझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनविस सेंटर, ठीक है। इसमें कौन बोल रहा है कि कौन सा जो है एनविस सेंटर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, ये नहीं है। अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए इसको आप ढूंढना चाहे तो ये भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे बुक में आए और यहाँ इसको ढूंढ रहे हो, ये देखिए एनविस सेंटर एंड एडियाट्स इन देयर, तो बाकी आप जितना भी ऑप्शन देख रहे हैं वो सब है, लेकिन बस यही नहीं है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ये नहीं है, बाकी इसके अलावा सब है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे इस टेबल पे ढूंढ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बाकी सब है, बस हम लोग का ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू टुवर्ड्स द नेचर बिलीव्स दैट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ हैव वैल्यू एंड राइट्स, तो ये होता है हम लोग का ये, ठीक है, इकोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग का क्या, प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए मूल्य और अधिकार है, तो ये क्या होगा, पारिस्थितिकवाद। बाकी ये जो मानव केंद्रवाद ये तो मनुष्य से रिलेटेड है ना, फिर ये नारीवाद स्त्रीवाद ये तो भाई क्या बोलते हैं, स्पेशली लेडीज़ गर्ल्स के लिए है, ये प्रबंधन ये तो दूसरा चीज़ है, तो बस यही होगा हम लोग का पारिस्थितिकवाद, समझे। तो ये हो गया हम लोग का इकोसेंट्रिज्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंग्लिश मटेरियल टू कम्युनिकेट टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है हम लोग का, प्रोसीजरल इनिक्विटी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, गैर अंग्रेजी भाषी समुदायों में संवाद करने के लिए अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण है, तो ये क्या है, कार्यविधिक असमानता, ठीक है। यानी कि जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आता, अगर आप उनसे इंग्लिश में बातें कर रहे हो तो ये क्या चीज़ का उदाहरण है, तो ये क्या है, कार्यविधिक असमानता, ठीक है। कार्यविधिक असमानता मतलब कि प्रोसीजरल इनिक्विटी, है ना, ये जियोग्राफिकल इनिक्विटी तो होगा नहीं, है ना, सोशल इनक्विटी भी नहीं होगा, इकोनॉमिक इनक्विटी भी नहीं होगा, प्रोसीजरल मतलब कि जिसको इंग्लिश आता नहीं है आप उससे इंग्लिश में बात करो, तो ये क्या है, आपका प्रोसीजरल है ना, ये आपकी गलती है, बोलने में गलती कर रहे हो, उसके साथ भेदभाव कर रहे हो ना, तो ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। देखिए जून 24 में भी एक क्वेश्चन आया था, इनइक्विटी के बारे में पूछ रहा था कि कौन सा इनइक्विटी है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का आता है। आप चाहो तो इसको भी सर्च कर सकते हो, बुक में आपको मिल जाएगा, प्रोसीजरल इनइक्विटी के अंदर ही ये आता है, समझे। अच्छा मैं चलो दिखाई देता हूँ आप लोगों को सर्च करके, कैसे सर्च करना है ना, ये चीज़ आप लोग को एक बार समझ जाओगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ,
ये देखिए, एंड यूजिंग इंग्लिश ओनली मटेरियल टू कम्युनिकेट टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रोसीजरल इनिक्विटी, समझे। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का पूरा 50 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक ये दे देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सारा आंसर का एक जगह। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सबका आंसर है, ठीक है। बाकी आप आराम से बुक मतलब ये PDF तो डाउनलोड कर ही सकते हो, बस यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 2-3 करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम खत्म, समझे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बाकी जून 24 वाला भी ज़रूर देख लीजिएगा। जब देखने जाओगे तो आपको हाँ सिमिलैरिटी दिखने लग जाएगी। जो क्वेश्चन आपको मैं देखिए, मान लीजिए जो टॉपिक आपको बार बार पूछ रहा है, जैसे ये इनइक्वालिटी के बारे में है, तो इससे रिलेटेड जितना भी है उसको आप बुक में एक बार रीड मार लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस को देख लीजिएगा, कम से कम 5 साल यानी कि 10 पेपर को अच्छे से देख के जाइए, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और जो BCA वाले हो उनको पता है क्या करना है, यहाँ पे पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है, BCA से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट का भी, तो उन सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।